दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र अभी लगभग 14-15 साल के आसपास थी, एक दिन अपने माँ बाप से जिद करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। स्कूल जाता था, माँ बाप उसको मना करते हैं कि बेटा भी तुम्हारी एज छोटी है, अभी मोबाइल का क्या करोगे। लेकिन वो बच्चा था कि वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका बार बार यही कहना था कि आप मोबाइल नहीं दोगे तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी इंसल्ट होती है और मेरे स्कूल में सारे बच्चे मोबाइल लेकर आते हैं। फिर क्या था, आखिरकार माँ बाप को बच्चे की जिद के आगे झुकना पड़ा। माँ बाप बच्चे को मोबाइल दिला देते हैं और वो बच्चा मोबाइल देखने में एक कुछ इस तरीके से बिजी हो जाता है कि उसका आने वाला भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में फैल जाता है। अंधकार ही नहीं, उस मोबाइल की वजह से वो एक ऐसी वारदात को अंजाम दे बैठता है जिसकी वजह से वो तो सलाखों के पीछे पहुंचता ही है, साथ ही साथ उसके माँ बाप भी सलाखों के पीछे होते हैं। और इतना ही नहीं, समाज में जो बदनामी होती है उसके माँ बाप पे हर इंसान थू थू करता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी, क्योंकि आज का जो ज़माना है, जो दौर है, जिसमें हर बच्चे को अपने हाथ में मोबाइल चाहिए। ये पूरी कहानी देखने के बाद आपको ज़रूर ये सीख मिलेगी कि हमें अपने बच्चों को किस एज में मोबाइल देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपसे जुड़े रहने की एक छोटी सी कोशिश, आप आपका नाम, आपके शहर का नाम कमेंट में ज़रूर डालें। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लिया जाएगा। साथ ही मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने अपना कीमती समय देकर आपने ये मैसेज टाइप किया। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये सच्ची घटना है राजस्थान के उदयपुर की। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव था। वहाँ पर दो फैमिली रहती थी। चाचा काका के आसपास फैमिली रहती थी, भरा पूरा परिवार था। एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी, जो कि वहीं के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ रही थी। वो स्कूल से आती है, घर में खाना खाती है। दोपहर का वक्त था, 1-2 बजे का वक्त था। वो अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मैं खेत, वहीं पास में उसका खेत था, वहाँ पे बोरिंग कुआं था। वो जाके बोलती है कि मुझे दाऊ जी के पास आना है, क्योंकि उसके दाऊ जी कुएं पे थे। कुछ काम रहा होगा, बच्ची थी 8 साल की, उसका मन क्या होगा घूमने का या वहां तक जाने का। वो अपने माँ बाप से बोलकर और घर से निकल जाती है। घर से निकल जाती है, वक्त गुजरता है, शाम हो जाती है और शाम को जो उसके ताऊ जी कुएं पे थे वो घर वापस आते हैं। तो उनकी मम्मी पूछती है कि बच्ची गई थी, बच्ची कहाँ है, आप तो अकेले ही आ गए। तो ताऊ जी बोलते हैं, नहीं तो वहाँ तो बच्ची गई ही नहीं। इतना सुनना था कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब उसे हर तरफ ढूंढने लग जाते हैं कि बच्ची घर से बोलकर तो यही निकली थी, लेकिन गई तो गई कहाँ। फिर से खेत जाते हैं, आसपास के जो खेत रहते हैं हर जगह ढूंढते हैं, आस पड़ोस के जो घर होते हैं वहाँ सबके घर घर जाकर पूछते हैं, परेशान हो जाते हैं। रात हो जाती है और गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर उस बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कहीं नामो निशान तक नहीं मिलता। सभी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर उठा कर ले गया हो, खेत की तरफ जा रही थी तो। कुल मिला के दोस्तों, जहाँ तक उनके परिवार वाले, परिजन, गांव वाले ढूंढ सकते थे, हर तरफ उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। और इसी तरीके से रात गुजर जाती है। शुरू होता है अगला दिन। ये घटना थी 27 मार्च 2023 की। अब आ जाती है 28 मार्च 2023। जब बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है तो घर वाले परेशान होकर जो उनका इलाके का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारी 8 साल की बच्ची थी, वो कल से घर से ये बोलकर निकली थी खेत जा रही है, लेकिन अभी तक उसके कहीं अते पते नहीं है।
पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है और पुलिस भी खोजबीन में लग जाती है। अब एक तरफ तो पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी बच्ची को, और वहीं दूसरी तरफ पूरा गांव परिवार वालों के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में 2 से 3 दिन निकल जाते हैं, यानी कि 29, 30 मार्च ये सारे दिन निकल जाते हैं। और अब बात आ जाता है दिन 1 अप्रैल 2023। वहीं गांव में एक खंडहर मकान था, काफी पुराना, एकदम जर्जर हालत में, जहां कोई भी नहीं आता जाता था। वहीं पास से कुछ लोग गुजर रहे थे कि अचानक उन लोगों के वहां पर बहुत बदबू आती है। उन्हें लगता है शायद कोई जानवर मर गया होगा, इसीलिए शायद बदबू आ रही है। क्योंकि गांव का मामला था, गांव के में मकान था वो जर्जर, जहाँ से बदबू आ रही थी। तो गांव वाले अक्सर 2-4 लोग इकट्ठे होकर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सा जानवर मरा पड़ा है जो सड़ गया है, बदबू आ रही है, इसको कहीं दूर फेंक आते हैं, नहीं तो गंदगी भी फैलेगी गांव में और बीमारियां भी। और यही सोचकर जब 2-4 लोग उस जर्जर मकान के अंदर जाते हैं कि कहाँ से बदबू आ रही है, तो वहां देखकर वो सक्के बक्के रह जाते हैं। वहां पर एक बोरी बंधी हुई मिलती है और जिस बोरी के आसपास काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ था, यानी कि वो बोरी भी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी और जहां से काफी दुर्गंध आ रही थी। ये देखना था कि उनको आशंका तो हो ही गई थी, लेकिन जैसे ही घर के दूसरे कोने में नजर जाती है, जो मासूम बच्ची लापता थी 4 दिन से, उसके कपड़े वहीं पर पड़े हुए दिख जाते हैं। बस फिर क्या था, कपड़े जैसे ही दिखते हैं सबको ये भरोसा हो जाता है कि हो न हो ये उसी बच्ची की ही लाश हो सकती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और जब वो बोरी खोलकर देखा जाता है तो शरीर तो उसी बच्ची का था, लाश तो उसी बच्ची की थी, लेकिन वो पूरी लाश एक इंसान जैसी अवस्था में नहीं थी। उस लाश के पूरे 10 टुकड़े किए गए थे और 10 टुकड़े करने के बाद उस बोरी में बांधा गया था। अब जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं कि आखिर ये ऐसी दरिंदगी किसने की है। जांच शुरू होती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही पुलिस टीम शुरू करती है जांच में, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और जब डॉग स्क्वाड आता है वो पहले तो जहां बॉडी मिली थी वहां चारों तरफ सूंघता है और उसके बाद सीधे दौड़ते हुए बच्ची के घर जाता है। अब बच्ची के घर जाता है, बीच से सड़क थी, एक साइड पे था बच्ची का घर और एक जो जस्ट दूसरा हिस्सा था उधर एक राजकुमार नाम के व्यक्ति का घर होता है। अब डॉग स्क्वाड का जो डॉग था वो कभी बच्ची के घर की तरफ भौंक रहा था और कभी जो सामने वाला घर था उसकी तरफ दौड़कर वहां पे जाकर बहुत भौंक रहा था। पुलिस वालों को कुछ अंदेशा होता है, पुलिस घर के अंदर जाती है। जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है, जो डॉग स्क्वाड का डॉग होता है वो सीधे उनके किचन में उनके बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम से निकलकर बेडरूम में जाता है, जहां पर पहले से ही खून के कुछ धब्बे थे और बाथरूम में भी कुछ खून के धब्बे थे। और इससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो न हो इस बच्ची के साथ इसी घर में हुआ है जो भी हुआ है। अब पुलिस उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो लड़का जिसका नाम कमलेश था वो घर पे था नहीं। पुलिस माँ बाप को अरेस्ट करती है, पूछताछ शुरू करती है और उसके बाद पता चलता है कि इस घर का जो लड़का था, 21 साल का लड़का था जिसका नाम कमलेश था, उसको मोबाइल देखने की बहुत लत थी। वो 9वीं क्लास में पढ़ाई भी छोड़ चुका था। हालांकि वो अपने माँ बाप के काम में हेल्प करता था, लेकिन उसके अलावा वो 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहता था। बोलने को अपने माँ बाप से वो यही कहता था कि वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, लेकिन दरअसल उस लड़के को मोबाइल में गंदे वीडियो, जो अश्लील वीडियो होते हैं, उसे देखने की लत पड़ चुकी थी। और वो लत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी कि वो सारा दिन वो घिनौने वीडियो, अश्लील वीडियो देखता रहता था और उसी कारण उसके दिमाग में वही चीज़ें भर गई थी और 24 घंटे उसका दिमाग वही अश्लील हरकतें करने की सोचता रहता था। जिस दिन बच्ची लापता हुई थी वो घर से बाहर निकली ही थी कि सामने कमलेश उसको देखता है, क्योंकि दोपहर का वक्त था।
बच्ची जा रही है वो उसको आवाज़ देता है, क्योंकि बच्ची ना तो उस लड़के से अनजान थी और ना वो लड़का बच्चे से अनजान था। वो 8 साल की जो बच्ची थी वो उसे अपना भैया बोलती थी और जिसे वो अपनी छोटी बहन मानता था। वो अपने घर बुलाता है और वो चली जाती है। उसको अपने कमरे में ले जाता है और जाकर कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। बच्ची बेचारी 8 साल की थी, कितनी ही समझ होगी उस मासूम में। वो ऐसा बोलकर उस बच्ची के हाथ और पैर बांध देता है और हाथ पैर बांधने के बाद उसके साथ वो रेप करने लग जाता है। और जैसे ही उसके साथ वो घिनौना कृत्य करना शुरू करता है, वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, बचाओ बचाओ करने लगती है। और इस डर के कारण कि कहीं आवाज़ बाहर तक ना चली जाए, किसी को पता ना चल जाए, वो बच्चे का गला दबा देता है। गला दबाता है ताकि उस बच्चे की आवाज़ दूर तक जाए ही नहीं। और वो उसके साथ लगातार हरकतें करता रहता है। एक बार रेप करता है, 2 बार रेप करता है। बच्ची में आधी जान तो पहले ही निकल चुकी थी और उसमें फिर भी जितनी हिम्मत थी उतने जोर से वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो दरिंदा बना इंसान उस बच्ची के गले को इतना टाइट से जब दबाता है ताकि उसकी आवाज़ निकले ही नहीं कि उसकी जान निकल जाती है, वो मर जाती है। लेकिन उस इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि ये बेहोश हो गई है और बेहोश होने के बाद भी वो लगातार उसके साथ हैवानियत करता रहता है। कितनी बार हैवानियत करता है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब तक उसको संतुष्टि नहीं होती, उसकी हैवानियत शांत नहीं होती, तब तक वो लगातार बच्ची के साथ हरकत करता रहता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि बच्ची की तो जान जा चुकी है और उससे वो घबरा जाता है। और तभी शाम का वक्त हो जाता है और उसके माँ-बाप भी घर में आ जाते हैं और अपने बच्चे की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि इसने कुछ किया है। जाके उसके कमरे में देखते हैं तो वो बच्ची मरी हुई पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे पापी उसके माँ-बाप भी होते हैं। ऐसे घिनौने काम में भी वो अपने लड़के की मदद करते हैं और शायद किसी को पता न चल जाए, माँ-बाप मिलकर उस बच्ची को टुकड़ों में बाथरूम में ले जाकर काटते हैं, बोरी में बंद करते हैं और उसके बाद खंडहर मकान में फेंक आते हैं। एक तरफ पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढने के लिए परेशान था और दूसरी तरफ वो लड़का कमलेश और उसके माँ-बाप उस बच्ची को की लाश ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। ये खबर जैसे ही फैलती है, पूरा देश में एक ही गूंज उठती है कि इस लड़के को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। पुलिस आश्वासन देती है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करके इसको फांसी की सजा दिलाई जाएगी। उसके माँ-बाप बच्चे को अरेस्ट किया जाता है। थोड़े ही समय बाद उसके माँ-बाप को जमानत भी मिल जाती है। लड़का तो जेल में ही था, लेकिन फिर भी अभी तक उस लड़के को कोई भी फांसी की सजा नहीं मिल पाई है, कोई फैसला नहीं आ पाया है। और यही कारण है कि आए दिन ये खबर न्यूज़ में वायरल होने लग जाती है, ट्रेंडिंग करने लग जाती है। बीच में जब भी किसी को याद आता है कि इस केस में अभी तक कोई फैसला आया ही नहीं है, लोग उसको फांसी की डिमांड करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है कि छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को कभी भी पर्सनल मोबाइल ना दें, और अगर आपको ज़रूरत बस देना भी पड़े तो आप बराबर नज़र रखें कि आपका बच्चा आखिर मोबाइल में देखता क्या है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।